हाय यार, मैं आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरियन आर्मी 311 भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपको डेविल से शादी का पार्ट 8 बताऊंगी। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सभी हॉबी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और उसे एडमिट करते हैं। डॉक्टर उसकी हालत देखकर बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाती है और वो कहती है कि आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं जल्दी इनका इलाज कर दूंगी। और सभी बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं और खासकर युंगी को खुद ही बहुत बुरा लग रहा था कि वो उसके लिए कुछ नहीं कर पाई। और ऐसे ही कुछ दिन अस्पताल में रहने के बाद सभी उसे घर पर ले आते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस खो चुकी थी। वो बिल्कुल ही अपने सेंस में नहीं थी। वो सिर्फ रोती रहती थी, जिससे डॉक्टर ने उसे घर ले जाने के लिए कहा कि शायद वो ठीक हो जाए। सभी घर ले आते हैं और युंगी उसे कंफर्टेबल फील कराने लगती है, क्योंकि सबको पता था कि युंगी उसके ज़्यादा करीब है। ऐसे ही कुछ दिनों में सभी उसे नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपना कॉन्फिडेंस खो चुकी थी। वो धीरे धीरे रिकवर करने लगती है और जिमिन आ चुका था घर, और उसकी ये हालत देख के उसे बहुत बुरा लगता है कि आखिर वो उस टाइम क्यों नहीं था जब उसकी बहन को उसकी ज़रूरत थी। जिमिन को खुद पर ही बहुत गुस्सा आ रहा था। वो हॉबी से मिलने जाता है तो हॉबी उसे कस कर गले लगा कर रोने लगती है और सभी उसके रूम से बाहर चले जाते हैं, क्योंकि जिमिन ने इशारा कर दिया था। जिमिन बहुत ज़्यादा ही दुखी था, लेकिन हॉबी उससे रो के कहे जा रही थी कि आप उनके टुकड़े टुकड़े कर देना। जिमिन को ये बात बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगी कि उसकी बहन उसे सजा देना चाहती है जिसने उसके साथ गलत किया है, और बहुत ज़्यादा ही खुश था। तो वो हॉबी से कहता है जो तुम चाहोगे वैसा ही होगा। कल न्यूज़ में तुम्हें ये खबर ज़रूर मिलेगी। और युंगी से कहता है कि इसका ख्याल रखना और इसे टाइम पर दवाई ववाई देती रहना। तो युंगी कहती है ओके। तो जिमिन कहता है मैं भी थोड़ी देर में आ रहा हूँ। और जिमिन निकल जाता है और अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है जिसने भी ये किया है मुझे अपने फार्म हाउस पे चाहिए, बेसमेंट में लेके आओ उनसे। जो 7-8 लड़के थे सबको बेसमेंट में पकड़ के रखा गया था। जहाँ जिमिन जाता है तो देखता है सभी घुटनों के बल बैठे होते हैं और सभी भीख मांग रहे होते कि उसे छोड़ दे। तभी जिमिन कहता है कि तुमने पार्क जिमिन की सिस्टर के साथ ये सब किया, तुम्हारी तो मौत ही नसीब होगी। पहले तो उन सबको जेल में बंद करवा दिया गया था, जो कि नामचूर ने किया था, लेकिन जिमिन ने बहुत ही सफाई से उन्हें छुड़वाया और अपने बेसमेंट में लेकर आया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग सभी अपने अपने काम में बिजी होते हैं। हॉल में बैठकर टीवी ऑन करते हैं तो देखते हैं कि उन सभी के मरने की न्यूज़ आ चुकी थी और लिखा था कि शहर के बाहर 7-8 लड़कों के लाश के टुकड़े मिले हैं, जो कि जगह जगह फैले हुए थे और कुछ टुकड़े तो गायब भी हैं और ये सब जंगल में मिला है। ये सुनकर वहाँ युंगी सब समझ जाती है कि सब जिमिन ने किया है और हॉबी के फेस पे भी स्माइल आती है, जो कि कुछ देर के लिए रहती है। और जिमिन बहुत ज़्यादा खुश होता है और इविल स्माइल दे रहा था, क्योंकि सबके साथ वो भी होता है। हॉबी कहती है थैंक यू भाई, आपने मेरे लिए इतना किया। तो जिमिन कहता है इसमें थैंक यू क्या बात है, तुम मेरी सिस्टर हो। तो युंगी कहती है आपने ऐसा क्यों किया, आप उन्हें पुलिस में भी दे सकते थे। तो जिमिन कहता है पुलिस वाले उसे वो सज़ा नहीं देते हैं जो मेरी बहन चाहती है, और मैं उसकी बात टाल दूँ ऐसा हो नहीं सकता है। उन्हें तो उनकी सज़ा मिलकर ही रहेगी। और तुरंत ही विल स्माइल देकर रूम में चला जाता है। इधर हॉबी को लेकर युंगी उसके रूम में चली जाती है
और उसे कहती है तुम रेस्ट करो, दवा ले लो। ऐसे ही 2 हफ्ते बीत जाते हैं और अब जिमिन कहता है कि तुम दोनों कॉलेज चली जाओ। तो बहुत ज़्यादा ही सैड फेस के साथ यूंगी कहती है कि मैं अकेले कैसे जाऊंगी। तो जिमिन कहता है हॉबी को भी साथ में ले लो, उसका भी ध्यान बटा रहेगा। वो तुरंत ही हॉबी के कमरे में जाती है और कहती है चलो आज हम लोग कॉलेज चलेंगे। तो हॉबी थोड़ा सा नॉर्मल वॉइस में कहती है हाँ ठीक है। तो यूंगी उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कब तक तू उसी ख्याल में खोई रहेगी, भूल क्यों नहीं जाती वो सब, और अपनी ज़िंदगी नए तरह सिरे से शुरुआत कर। तो हॉबी भी गुस्से में कहती है आखिर कैसे भूल जाऊँ, कैसे भूल जाऊँ, इतना बुरा था मेरे साथ हुआ है, मैं कैसे भूल जाऊँ, मुझे हर बार तकलीफ मिलती है उससे। तो यूंगी कहती है हाँ इसीलिए कह रही हूँ कि तू भूल जा और अपनी लाइफ जी। चल जल्दी से कॉलेज के लिए रेडी हो जा, हम आज कॉलेज जाएंगे और तेरा मूड ठीक करेंगे। दोनों ही रेडी होकर कॉलेज के लिए निकल जाते हैं और दोनों ही अपनी क्लासेस अटेंड करके कैंटीन में बैठे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा होती है, जो कि बहुत ज़्यादा ही थी। सारी कॉलेज की लड़कियां उस तरफ गई थी और बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी रेहान रेहान रेहान, जो कि एक मॉडल होता है और एक सिंगर भी। वो इतना ज़्यादा गुड लुकिंग और हैंडसम होता है कि उसे देखकर सब लड़कियां पागल हो जाती हैं, सभी उसकी दीवानी होती हैं क्योंकि वो एक रॉक स्टार होता है। और रेहान यहाँ डायरेक्ट ही हॉबी और यूंगी के पास आ जाता है। तो यूंगी कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो यूंगी को इग्नोर करके डायरेक्ट ही हॉबी से बात करने लगता है और कहता है हाय क्यूटी, तुम क्या कर रही हो, क्या तुम फ्री हो, तो चलो ना हम लोग कॉफ़ी पीते हैं। तो जैसे वो यूंगी को इग्नोर करता तो यूंगी कहती है वो तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगी, खबरदार जो उस पर लाइन मारने की कोशिश की, तुम जानते नहीं हो कि हम लोग कौन है। तो रेहान कहता है मुझे जानना भी नहीं कि तुम लोग कौन हो, मुझे तो बस इस क्यूटी से मतलब है जो कि बहुत ज़्यादा ही प्यारी है और तुमसे तो मैं बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता हूँ। इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है और बहुत ज़्यादा ही यहाँ पर कोई मज़े ले रहा होता है और वो कोई और नहीं हॉबी होती है जो कि इन दोनों की लड़ाई के मज़े ले रही थी। इन दोनों की लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि तुरंत ही यूंगी उसके ऊपर पानी फेंक देती है और कहती है चले जाओ यहाँ से, बड़े आए रॉक स्टार बनने। अब यूंगी जब पानी फेंकती है तो रेहान को भी गुस्सा आ जाता है, तो जूस का गिलास उठाकर यूंगी पर फेंक देता है और यूंगी बस मुँह बनाकर देखती रहती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है। दोनों की लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, दोनों के तो हेयर स्टाइल भी बिगड़ चुकी थी। अब यहाँ पर हॉबी उन लोगों को शांत कराते हुए कहती है अरे चुपचाप बैठ जाओ वरना तुम लोगों को पनिशमेंट मिल जाएगी। ये दोनों नहीं मानते। कुछ देर में प्रिंसिपल आते हैं और इन दोनों को लड़ते हुए देखते हैं तो कहते हैं कि तुम दोनों अभी मेरे केबिन में आओ। तभी रेहान के मुंह से निकलता है क्या, तो तुरंत ही वो लोग केबिन में जाते हैं और तभी रेहान कहता है कि डैड आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, गलती इसकी है। रेहान के मुंह से प्रिंसिपल के लिए डैड सुनकर यूंगी समझ चुके थे कि दोनों बाप बेटे हैं। तुरंत ही प्रिंसिपल कहते हैं कि मैं तुम्हारा यहाँ पर डैड नहीं हूँ, वरना तो मेरे बेटे तुम स्टूडेंट हो और तुम लोग ये क्या लगा के रखे हो, तुम लोगों ने जो किया है अब तुम लोगों को उसकी सज़ा मिलेगी। तुम लोग जाकर पूरी लाइब्रेरी साफ करो और कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा, यही तुम लोगों की पनिशमेंट है। यूंगी का तो मुंह ही बन गया था क्योंकि लाइब्रेरी इतनी ज़्यादा बड़ी है कि वो देख कर ही चक्कर खा के गिर जाए। अब ऐसे ही उन दोनों के बीच में लड़ाई चलती है। वो लोग केबिन के बाहर आते हुए भी कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा ही ढीठ हो, कि तुम्हारे डैड है तो तुमने मनाया क्यों नहीं। तो रेहान कहता है कि वो मानेंगे ही नहीं क्योंकि वो मेरे डैड है। तब
यूंगी कहती है तुमसे कुछ नहीं हो सकता है। तभी रेहान कहता है कि तुम बुक्स साफ कर देना और उसकी डेस्क और मैं अरेंज कर दूंगा। तो यूंगी कहती है जब मैं बुक्स साफ करूंगी तो मैं अरेंज नहीं कर सकती, तुम अपना काम करो मैं अपना करूंगी। अब दोनों में से फिर से लड़ाई हो जाती है। तभी वहाँ पर हॉबी आके कहती है तुम दोनों को क्या पनिशमेंट मिली है। तो यूंगी कहती है इसकी वजह से हमें लाइब्रेरी साफ करना पड़ेगा। तो हॉबी हंसते हुए कहती है मैंने तुम्हें मना किया था, लेकिन तुम लोग लड़ने के लिए ही बने हो, तो लड़ो। हॉबी के मुंह से ये सुनकर यूंगी का मुंह बन जाता है, लेकिन वो खुश थे कि हॉबी थोड़ा नॉर्मल हो रही है। ओके भाई यार, मिस इस पार्ट को मैं एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि इन दोनों की लड़ाई आगे कब तक बढ़ती है और क्या रेहान हॉबी से सच में लव करता है कि नहीं। ओके बाय यार मिस।